चलिए अब कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते हैं। राज मिश्रा जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी, उनके लिए कैसा रहेगा साल 2025? अगर हम सोनिया गांधी जी को लेकर के देखते हैं कि सोनिया गांधी जी का कर्क लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और अगर उनके और कर्क राशि वालों को तो कहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनकी कर्क राशि नहीं है। खैर, सोनिया गांधी जी ने स्ट्रगल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कर्क लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और मिथुन राशि के अंतर्गत जन्म हुआ। अगर मैं वर्ष के प्रारंभ को लेकर के सोनिया गांधी जी को बात करूं ना, कि वर्ष के प्रारंभ जो रहेगा वहां पर, क्योंकि बृहस्पति गोचर करने वाले हैं आपके 12th हाउस के अंतर्गत वृष राशि में, 18 मई को बृहस्पति परिवर्तन करके आगे जाएंगे और उसके साथ अगर मिथुन के लिए मैं देखता हूं वो वहां पर रहेंगे। मिथुन राशि के लिए जो शनि की भी पोजीशन रहेगी वो बहुत बेहतरीन नहीं रहने वाली है। तो जो वर्ष का स्टार्टिंग टाइम रहेगा बिफोर मई, वो सोनिया गांधी जी के लिए बहुत सारे तनाव को देने वाला होगा, बहुत कुछ हैंडल करने की आवश्यकता होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी जी पार्टी लीड जरूर कर रहे हैं, खड़गे साहब अध्यक्ष जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल पार्टी पर अभी भी लोगों का अगर भरोसा तो सोनिया गांधी जी पर है, ठीक है। उस परिस्थिति के अंतर्गत बृहस्पति का 12th हाउस में जाकर के गोचर करना, वर्ष प्रारंभ के अंतर्गत वृष राशि के अंतर्गत गोचर करना उनके लिए बहुत बेहतरीन नहीं होगा। जो मई तक का समय है वहां सावधानी की आवश्यकता होगी, स्पेशली स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी की आवश्यकता होगी। बहुत सारे जो अलायंस हैं, जो पार्टी उनके साथ हैं, इंडी गठबंधन की यदि बात की जाए तो वहां से बहुत सारे लोग अविश्वास सा जताएंगे और लोग टूटने का प्रयास करेंगे, तो उसके कारण तनावपूर्ण परिस्थिति रहेगी। 18 मई के बाद जब बृहस्पति गोचर करके मिथुन राशि के अंतर्गत आएंगे, वहां से जाकर के सोनिया गांधी जी के खुद के स्वास्थ्य के लिए बेहतर परिस्थिति होगी। उसके साथ वो जो डिसीजन मेकिंग जो उनकी पावर है वो चेंज कर देंगी, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, शायद 2025 में सोनिया गांधी जी कोई ऐसा डिसीजन ले सकती हैं, लाइक कि मुझे अब पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है, या पॉलिटिकली मुझे संन्यास लेना है, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष इत्यादि को चेंज करने का इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो 2025 में सोनिया गांधी जी की राय से लिया जाना पॉसिबल दिख रहा है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं बिफोर मई, अगर मैं सोनिया गांधी जी के लिए बात करूंगा तो मुझे बहुत बेहतर परिस्थिति नहीं दिख रही है। बट आफ्टर मई उसको बहुत कुछ कवरअप करने का प्रयास किया जाएगा और अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति पहुंचेंगे कर्क राशि में, 10 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं, वहां से वो पूरी तरह अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर के और अपने परिवार को आगे बढ़ाने पर प्रयास करने वाले। देखिए, परिवार की ही आपने फिर से बात कर दी और परिवारवाद के ही आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते रहते हैं और इस बार भी वो आप कह रहे हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। चलिए, सोनिया गांधी जी की हमने बात कर ली और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता, ये साल भी बहुत स्ट्रगलफुल उनके लिए रहा, हम सभी जानते हैं। अगला साल कैसा रहेगा? देखिए, 2025 का जो वर्ष है उसको जानने से पहले थोड़ा सा कुंडली के प्रभाव को भी देख लीजिए, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति इनके द्वादश भाव में है और वृषभ लग्न की कुंडली है और सूर्य मंगल की युति तृतीय भाव में है। 2024 में कई मंचों पर हमने, इवन आप ही के न्यूज 18 के कई मंचों पर हमने बोला कि केजरीवाल जी के लिए जब 29 जून से शनि वक्री होंगे तो उसके बाद से आसानी शुरू हो जाएगी, मुसीबतें कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 2025 का वर्ष जो है, शुरुआती दौर जो है, क्योंकि मंगल अपने नीचगत राशियों में ही रहेंगे, तो ऐसी अवस्था में वर्ष के आरंभ में इनकी चुनौती बढ़ेगी। जिस स्तर पर यह चाह रहे हैं या जो इनकी सोच है या जो अब तक इनके लिए होता आया है दिल्ली में, वह इनके लिए आसान नहीं रहेगा। 2025 वर्ष चुनौतियां लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही 29 मार्च को शनि गोचर कर जाएगा और 18 मई को राहु और केतु का गोचर होगा, तो मुसीबतें बढ़ाते हुए भी कुछ न कुछ इनके लिए प्रसिद्धि का भाव और मजबूती का भाव प्रदान कर रहे हैं और चैलेंजेस बढ़ते हुए यह कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में भी वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि शत्रुओं पर, यह शत्रु अब कैसे कहा जाएगा क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों को शत्रु माना जाता है, तो ऐसी अवस्था में केजरीवाल जी के लिए 2025 का वर्ष राजनीतिक रूप से सुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कुछ न कुछ मानसिक पीड़ा भी देता हुआ 2025 का वर्ष चलेगा। तो चलिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हमने बात कर ली और अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार, उनके लिए कैसा रहेगा साल 2025, जानेंगे वान्या आर्या जी से। नीतीश कुमार जी की अगर हम बात करते हैं तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1951, मूलांक 1, भाग्यांक 2, कुआं नंबर 4, पर्सनल ईयर 4,
करंट एज 73, करंट एज का टोटल जो है 1 पर आता है। अगर मैं मूलांक 1 और इनकी यूनिवर्सल जो करंट एज है 73 वहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो वो भी 1 पर आती है। 1 पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा नंबर है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं इसमें एक चीज़ और यहाँ पर आपकी देखने वाली है कि भाग्यांक 2 है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल होके ये कोई डिसीजन ना ले या भावों में बह के कोई भी डिसीजन अगर ये नहीं लेते हैं तो ओवरऑल ये साल इनके लिए सपोर्टिव जाएगा। ये जो इनका करंट एज चल रहा है ये इनके पॉलिटिकल करियर के लिए भी अच्छा जाएगा। लेकिन पर्सनल ईयर 4 पर आ रहे हैं। पर्सनल ईयर 4 इंसान को लाइफ में थोड़ा अप एंड डाउन भी देता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस देता है। बेसिकली राहु का जो ईयर है ये ऑसिलेशन की तरह है। राहु एक ग्रे एरिया है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति भी थोड़ी बहुत इनके माइंड में रहेगी कि ये लाइक लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, एक डिसीजन मेकिंग में ओवरऑल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके डिसीजंस जो है वो पावरफुल होंगे। जो इनकी करंट एज है वो इनके डिसीजंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करके जाएगी। इसका रीजन बीइंग इस साल का जो इनका कुआं नंबर है और इनका पर्सनल ईयर दोनों ही कहीं ना कहीं राहु पर आता है। तो ओवरऑल जो है इनके लिए राहु एनर्जीज भी मैं कहूंगी इस साल जो है सपोर्टिव रहेंगी। थोड़ा सा राहु इनको हार्डवर्क जरूर कराएगा, मेहनत बहुत करवाएगा इस साल इनको, लेकिन ओवरऑल जो है ये साल इनके लिए सपोर्टिव जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा सपोर्टिव इनके लिए 2026 जाएगा, क्योंकि इनका मूलांक 1 है और उससे अगला साल जो है वो कहीं ना कहीं उसका टोटल 1 पर आएगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी की। देखिए आज इस बार भी हमने देखा इस साल यानी कि 2024 में भी काफी इंपॉर्टेंस उनकी राजनीति में देखी गई। 2025 में इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाएगी और उनके लिए कितनी चुनौतियां? एक सीनम जी वो एक वर्ड सुना था ना, वो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसा करके एक शब्द था ना। मुझे कई बार लगता है जब मैं चंद्रबाबू नायडू जी की कुंडली को देखता हूं ना तो मुझे वो शब्द कहीं ना कहीं याद आता है। बिकॉज चंद्रबाबू नायडू का जन्म हुआ मेष लग्न के अंतर्गत और बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट मींस आपने देखा होगा वो वाली घटना की जब शायद शपथ ग्रहण का समय था और नरेंद्र मोदी जी उनका हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींच रहे थे। वो ठीक है मैं कंफर्टेबल हूं, मैं वहीं बैठूंगा, वो वाली कंडीशन थी। क्योंकि लग्न में सूर्य बैठा है, उनके मेष लग्न का जन्म है, लग्न में मंगल बैठा और लग्न में बुध बैठा है। मींस मेरे दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस प्रकार का स्वाभिमानी व्यक्ति और इस प्रकार टेक्निकल डिसीजन लेने वाला और टेक्निकली पॉलिटिकल डिसीजन तरीके से लेने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। मैं जिस पोजीशन में उनको शायद देख पा रहा था, मुझे लगता था कि उनका राष्ट्रीय राजनीति में आगे भी चल करके बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है और कहीं ना कहीं उनका हमेशा राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट रहेगी ही रहेगी। अगर मैं 2025 की बात करता हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, उनके स्वाभिमानी होने की बात मैंने क्यों कही है, बिकॉज लग्न में उनके बुध, सूर्य और मंगल जैसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। बट जब हम बात करते हैं 2025 को लेकर के, शनि की दशा से गुजर रहे होंगे और शनि इनके 6th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अच्छा, गोचर कहां कर रहे होंगे? 2025 में 30 मार्च के बाद मीन राशि में गोचर करने जाएंगे और चंद्रमा जो है वो अंतर्दशा में जुलाई तक रहेंगे। यहां पर इनके लिए एक तो खुद की हेल्थ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अपने डिसीजंस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैं एक बात कह सकता हूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, कहीं ना कहीं नायडू साहब बिफोर जुलाई 2025 कोई ना कोई ऐसी मांग केंद्र के सामने जरूर रखने वाले हैं